नमस्कार दोस्तों। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नया साल शुरुआत हो चुकी है और नए साल की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। और होपफुली आप इस नए साल में कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नया साल शुरू हो चुका है जो कि 2026 है। विक्रमी संवत के हिसाब से एक्चुअल में जो न्यू ईयर शुरू होता है वो कुछ मार्च और अप्रैल के बीच में होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आई होप आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपको इसके ऊपर भी कभी डिस्कशन करेंगे। कैलेंडर्स के ऊपर उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, एग्जैक्टली क्या क्या डेट्स होती हैं, किस किस तरीके से ईयर्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं, ऑफिशियली भारत क्या फॉलो करता है, साका कैलेंडर क्या है, ये सब के ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आपको वो चाहिए तो। खैर, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, ये वीडियो उन कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर होने वाली है जिनमें बड़े डेवलपमेंट्स 2025 में आए हैं। यानी कि 2025 के डेवलपमेंट्स को देख करके जितनी भी ये एजेंसीज हैं जो क्राइसिस मैनेज करती हैं, जो या वॉर्स को पढ़ती हैं, उनकी कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो कि पहले दिन ही वो अपनी रिपोर्ट्स हर साल पब्लिश करते हैं और वो फ्लैश पॉइंट्स देते हैं उन रिपोर्ट्स की जो उनके उन कंपनीज़ के हिसाब से या उन एजेंसीज़ के हिसाब से वो कंट्रीज़ के बीच में आपको एक वॉरफेयर देखने को मिल सकता है, एक टेक बैटल देखने को मिल सकता है, एक हाईटेक बैटल देखने को मिल सकता है उन कंट्रीज़ में। तो हमारी डिस्कशन उन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड होगी। अच्छा, इसमें मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि दो रिपोर्ट्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे। दो रिपोर्ट्स में लेकर, एक तो CFR की रिपोर्ट, क्योंकि CFR ने जो पिछले साल प्रिडिक्ट किया था, एक्चुअल में CFR वॉज दी ओनली वन एजेंसी जिसने पिछली बार ये प्रिडिक्ट किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा क्लैश देखने को मिल सकता है। 2024 की ये रिपोर्ट थी, बड़ा ही मतलब 2025 के स्टार्टिंग में 1 जनवरी को उन्होंने पब्लिश किया था और उसमें उन्होंने मार्क भी किया था इस बात को कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट टेरर की वजह से होगा। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत तेज़ी से पुशबैक मारने की कोशिश करेगा भारत में और भारत उसको फिर काउंटर करेगा और एक भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको सीधा क्लैश देखने को मिलेगा इसकी वजह से। तो वो चीज़ सही हुई, इसलिए CFR की रिपोर्ट को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, बाकी और भी रिपोर्ट्स यहाँ पर हम देखेंगे। तो इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले अगेन बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से। ये ऑफर आपकी रिक्वेस्ट पर एक दिन और इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। सीधा सीधा UPSC CSC की सब्सक्रिप्शन फीस में 55% ऑफ है, प्लस आपको सारे कोर्सेज में डबल वैलिडिटी मिल रही है। इस ऑफर को जल्दी से अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। अब देखिए हमने क्या किया है, ये जितने भी फ्लैश पॉइंट्स हैं इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक्चुअली में इसको टायर 1, टायर 2, टायर 3 के हिसाब से डिवाइड किया है। टायर 1 में वो वॉर्स को रखा गया है, उन कंट्रीज़ के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को रखा गया है जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है या कंटिन्यूइंग, अभी जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर है वो चल ही रहा है, कंटिन्यूड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो हाई है ही। उन कंट्रीज़ की प्रोबेबिलिटी को भी रखा गया जिन कंट्रीज़ ने एक दूसरे के ऊपर पूरा तनातनी कर दिया, बस वो कभी किसी भी मोमेंट लड़ाई करने वाले हैं, वो टायर 1 में रहेंगे। टायर 2 में वो रहेंगे जिनकी मॉडरेट लाइक्लीहुड है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझौता भी हो सकता है, वैसी है। और तीसरे नंबर पर वो जो इश्यूज़ हैं, जो लार्जर इश्यूज़ हैं, सीधा वॉरफेयर तो नहीं होगा लेकिन एक बहुत छोटे छोटे काइनेटिक वॉरफेयर्स आप उन केसेस में देख सकते हो। तो ऐसे 3 हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन हम डिफेंस आर्किटेक्चर के ऊपर भी करेंगे, जो इंपॉर्टेंट डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर चेंजेस कंट्रीज़ में आप देख रहे हो। जैसे हम इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री को काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि इंडिया बहुत तेज़ी से प्रोक्योरमेंट्स कर रहा है, इंडिया बहुत तेज़ी से अपने डिफेंस में चेंजेस कर रहा है और उसका कारण क्या था, क्योंकि हमने एक सीख ली, हमने एक चीज़ समझी कि ये चीज़ें हमारे लिए चैलेंज बन सकती हैं। मैंने पिछले 3-4 वीडियो में उसको डिस्कस भी किया, काफ़ी डिस्कस डिटेल में, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। US को भी थोड़ा सा इसमें केंद्र में रख करके इसके डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो रिपोर्ट आया जिस पर हम बेस कर रहे हैं अपनी स्टडी को, वो ब्रसल्स बेस्ड एक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप है, उसकी रिपोर्ट आई और उसने 10 सबसे मोस्ट लाइक्लीहुड वॉरफेयर्स की एक लिस्ट बनाई कि इन कंट्रीज़ के बीच में हो सकता है और उसको रैंकिंग के हिसाब से प्लेस किया। उसमें सबसे नंबर 1 पर उसने रशिया यूक्रेन का वॉर जो कि कंटिन्यूइंग है, उससे भी पहले उस ग्रुप ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला के कॉन्फ्लिक्ट को रखा है। इस पूरे रिपोर्ट का ये कहना है, इस पूरे रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें उसी का मैंने आप यहाँ पर स्नैपशॉट लगाया भी है और उसी का ये मैप वगैरह है। उसने कहा है कि जिस तरीके से US बहुत अग्रेसिवली अप्रोच कर रहा है वेनेजुएला की तरफ,
उसको देखते हुए माना जा सकता है कि कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स 2026 में किसी भी दिन आपको ये सुनने में आ सकता है कि वो ग्राउंड इन्वेजन कर दिया या यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक कर दिया। और ये इतना हाई इम्पैक्ट वॉर होने वाला है क्योंकि साउथ अमेरिका तक ऐसा पहली बार होगा, क्योंकि वेनेजुएला भी रिटेलिएट करेगा। उसने बड़ा डिटेल में समझाया, वेनेजुएला के सारे जो कॉलीग्स हैं सब उसके सपोर्ट में आएंगे और ये एक बहुत बड़ा वॉरफेयर में टर्न हो सकता है। और उन्होंने ये तक भी इसमें दावा किया है कि ऐसा पहली बार होगा कि यूएस मेनलैंड तक कुछ प्रॉब्लम जा सकती है। आज तक यूएस जितने भी वॉर्स लड़ता रहा है, अगर सिविल वॉर को छोड़ दीजिए तो यूएस ने जितने भी वॉर लड़े हैं, जितनी भी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हुई हैं, वो सब यूएस मेनलैंड के बाहर हुई हैं। वो या तो पैसिफिक जोन में जाके लड़ रहे हैं, या फिर वो एशिया में जा करके कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, या अफ्रीका में जा करके प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन यूएस मेनलैंड तक आज तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पहुंचा था। ये वेनेजुएला का इशू अगर होता है तो वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच के इशू की वजह से यूएस मेनलैंड पर चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इनका दावा है कि जिस तरीके से यूएस ने, मैंने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया, कि प्लूटो रिको और हैती और इन जगहों पर प्लेसमेंट किया है अपने वॉरशिप्स का, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वेनेजुएला मेनलैंड को पूरी तरीके से घेर लिया है, जो आपको रेड पूरा वॉरशिप्स दिखाई दे रही हैं। और ये वेनेजुएला के ऊपर कभी भी या तो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे या ये एयर स्ट्राइक करेंगे। कुछ तो ये 100% कोई ना कोई एक्शन ये यहाँ पर वेनेजुएला के ऊपर ज़रूर करेंगे निकोलस मादुरो की सरकार को गिराने के लिए। मादुरो भी उतने कमज़ोर नहीं है, ऑल्दो वो थोड़ा सा उन्होंने बैकफुट जरूर लिया है, बट ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू रिटेलिएट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 2026 विच इज़ अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें फिर कंटिन्यूइंग वॉर को इन्होंने रशिया यूक्रेन के वॉर को रखा है, और सबसे शॉकिंग चीज़ तीसरे नंबर पर इन्होंने इजराइल को नहीं रखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मिडिल ईस्ट के प्रॉब्लम्स को लेकर के, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया और यूएई का प्रॉब्लम आप देखो, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है सऊदी अरेबिया और यूएई को भी लोग थोड़ा सा रैंकिंग में रखें। शॉकिंगली उन्होंने उसको रैंकिंग में नहीं रखा है। फिर मुझे लगा कि शायद इजराइल को रखा जाएगा या जो मिडिल ईस्ट ट्राइंगल है उनमें किसी कंट्रीज को रखा जाएगा, नहीं। इनमें इन्होंने माना है कि इजराइल से बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में टर्की होने वाला है। जो टर्की का इन्वॉल्वमेंट है सुदान के अंदर, वो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट को की तरफ इशारा कर रहा है। और टर्की का जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट सुदान के अंदर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चांसेस कॉन्फ्लिक्ट के मिडिल ईस्ट में बढ़ते जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में सुदान एक बहुत ही बड़ा हॉट ग्राउंड, एक बहुत ही बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है, और वहाँ पर आप मिडिल ईस्टर्न पावर्स का जो इम्बैलेंस है उसको देख सकते हो। हुआ क्या है एक्चुअल में सुदान में, बहुत ब्रीफ में मैं आपको समझाता हूँ। सुदान के अंदर सिविल वॉर चल रहा है, और आज से नहीं बहुत सालों से चल रहा है। मिलियंस ऑफ लोग जो है सुदान के अंदर इस सिविल वॉर की वजह से डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो बेसिक क्या है, एक सुदानीस आर्म्ड फोर्सेस है, यानी कि SAF है। सुदानीस आर्म्ड फोर्सेस को जो वहाँ के जनरल बुरहान है वो लीड करते हैं। दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिसको RSF कहते हैं। रैपिड सपोर्ट फोर्स जो है वो मोहम्मद हमदान है, वो उसके जनरल हैं, वो उसको लीड करते हैं। ये दो लीडर्स हैं, इन दोनों के बीच का आपसी क्लैश है। वही क्लैश है जो हर सिविल वॉर में होता है, लैंड को लेकर के, उस पर कब्जे को लेकर के एक पूरा क्लैश है सुदान के अंदर, और ये क्लैश सदियों से चला आ रहा है। लेकिन 2023 में ये सिविल वॉर और तेज़ी पकड़ लेता है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और इसका कारण टर्की था। एक्चुअल में क्या हुआ, टर्की ने इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश करी दोनों जनरल्स के बीच में। लेकिन शॉकिंगली टर्की ने फिर क्या किया कि जो सुदानीस आर्म्ड फोर्सेस है, क्योंकि उनके पास पैसे ठीक ठाक थे, उनके पास सपोर्ट ठीक ठाक था, उनके पास इन्वेस्टमेंट्स थी, तो टर्की ने डिसाइड किया कि वो सुदानीस आर्म्ड फोर्सेस के जनरल बुरहान को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने जनरल बुरहान को खूब ड्रोन्स बेचे, खूब बिजनेस किया जनरल बुरहान से। तो जनरल बुरहान अचानक से खूब स्ट्रांग हो जाता है, और वो सुदानीस आर्म्ड फोर्सेस को खूब हथियार मिलने के बाद 2023 में एक कॉन्फ्लिक्ट जो कि धीरे धीरे कम होता जा रहा था, ख़त्म होने के कगार पे आ चुका था, वो दोबारा टर्की ने भड़का दिया। और सुदान में फिर इसमें इजिप्ट का जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फिर इसमें यूएई जो है वो भी इन्वॉल्व होता है। यूएई बल्कि यहाँ पर शॉकिंगली टर्की को सपोर्ट करता है कि टर्की जो कुछ भी कर रहा है सुदान के अंदर, टर्की के एफर्ट में यूएई का भी एफर्ट्स शामिल है, और यूएई भी सपोर्ट करेगा टर्की के साथ में यहाँ पर जनरल बुरहान को। तो इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर, फिर यूएस इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी रोटियाँ जो हैं वो सुदान के अंदर सेकी हैं। और मिडिल ईस्टर्न पावर्स का जो क्लैश है वो सुदान में आपको देखने को मिल सकता है, अगर मिडिल ईस्ट में नहीं मिला तो। उसके बाद इन्होंने फिर बाकी इथोपिया और एरिट्रिया के इशू को रखा है, बुर्किना फासो और माली के इशू को रखा है, और इसमें अगेन वही मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा क्राइसिस सीरिया, इजराइल और आइसिस। इसमें मेजरली आइसिस को एक बड़ा इन्होंने क्लैश पॉइंट माना है कि आइसिस रिसर्च करेगा
और कहीं ना कहीं वो सीरिया के अंदर अगेन जो टेरिटरी का क्लैश है वो आप देख सकते हो। सीरिया में फिर से सिविल वॉर की शुरुआत भी इन्होंने कहा है कि हो सकती है। जिस तरीके से चेंज हो रहा है सीरिया के पॉलिटिक्स में, वहाँ पर आप सीरिया के अंदर अगेन एक सिविल वॉर की शुरुआत देख सकते हो। उसमें इसराइल भी इन्वॉल्व होगा। फिर इसराइल और पैलेस्टीन का इशू तो हमेशा रहेगा ही, और दूसरा दो इंपॉर्टेंट पावर्स का क्लैश यहाँ पर 2026 में अगेन देखने को मिल सकता है, वो इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस ईरान और हूदीस का। और उसके बाद लास्टली में यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इशू को भी इन्होंने रखा है। जिस तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान का वाटर शेयरिंग इशू, और सीधी तौर पर इन्होंने कहा वाटर शेयरिंग इशू को ही लेकर के लड़ाई अफगानिस्तान पाकिस्तान में हो सकती है। वाटर शेयरिंग को जिस तरीके से लेकर के क्लैशेस बढ़ते चले जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा टेंशन की बात इस पूरे रीजन में बना है। अच्छी बात इसमें यह है कि एशिया की सिर्फ दो कंट्रीज़ का, सिर्फ दो एरियाज़ की इसमें लार्जली इस पूरी ग्रुप ने इस पूरी एजेंसी ने बात करी है, जिसमें एक म्यांमार का सिविल वॉर जो कि चल ही रहा है, लेकिन म्यांमार में सिचुएशंस जो हैं बहुत तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले इस साल में या 2026 में आप म्यांमार में पूरी तरीके से सिचुएशन ठीक देख सकते हो। और दूसरा इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का देखिए, पाकिस्तान एक बीमारी है और ये बीमारी एशिया को लग चुकी है। मतलब इस एशिया के जो पूरा रीजन है, इस बीमारी की वजह से हर कंट्री परेशान है। ईरान परेशान, अफगानिस्तान परेशान, चाइना तक परेशान है, इंडिया को तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और इनकी ये बीमारी फैलते हुए बहुत आगे तक जा रही है और इस बीमारी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है एशिया के लिए। तो एशिया में आप जब भी कहीं प्रॉब्लम की बात देखोगे, एक चाइना के पास वो ताइवान स्टेट वाली प्रॉब्लम आपको हमेशा दिखेगी, और एक इधर हमारे पास एक घाव जो है बैठा हुआ है, दैट इज़ पाकिस्तान। ये दो प्रॉब्लम्स देखिए कि इसके अलावा एशिया में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही शांत, एक कह सकते हो आप कि बहुत ही शांत लेवल पर ये पूरा एशियन सब कॉन्टिनेंट दिखाई देता। अब अगर हम CFR की माने, CFR एक्चुअली में बहुत ही अपने मतलब जो भी इन्होंने क्लेम किए थे पिछले बार, बहुत ही एग्जैक्ट क्लेम्स इन्होंने किए थे, तो इसको डिस्कस करना थोड़ा अच्छा है। इसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। तो इन्होंने टायर 1 में, जिसमें लाइकलीहुड बहुत ज़्यादा है उन वॉर्स का और इन कंट्रीज़ के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा, उसको ये टायर 1 में रखा है। और उस टायर 1 में सबसे पहले नंबर पे ये मिडिल ईस्ट ट्राइंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस मिडिल ईस्ट ट्राइंगल में जो मेनली डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज बिटवीन इजराइल, ईरान एंड लेबनान, जो अभी आप रिसेंटली देख भी चुके हैं। अच्छा, इस ट्राइंगल को अब मैं रेफर कर रहा हूँ, आप इस ट्राइंगल को फॉलो करिएगा और इसको आप कहीं भी बना सकते हैं, इसको आप कहीं भी यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत शानदार ये डायग्राम है जिसको मिडिल ईस्ट ट्राइंगल कहते हैं। एक्चुअली में इस मिडिल ईस्ट ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले 4 जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो टर्म्स डिक्टेट करते हैं मिडिल ईस्ट में, वो उनको ऊपर वाले दोनों ब्लॉक्स में रखा गया है। इसमें इजराइल और सऊदी अरेबिया और दूसरी तरफ ईरान और टर्की। ऐसा नहीं है कि इनमें आपस में कोई बहुत दोस्ती है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन टर्म्स डिक्टेट करने के हिसाब से हेजेमनिक पावर्स को एक तरफ रखा गया और स्टेट्स को एक तरफ रखा गया। तो इजराइल और सऊदी अरेबिया हैं और दूसरी तरफ ईरान और टर्की हैं। इनके जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में वो सबसे ज़्यादा। उसके बाद आते हैं सेकेंड लेवल के मिडिल पावर्स। मिडिल पावर्स में आप देख सकते हो कि बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, इन्होंने एक अपना अनकहा एक समझौता कर रखा है, और इधर अल्जीरिया, मोरक्को, ओमान, कतर और तुनीसिया। और उसके बाद इन कंट्रीज़ की, इन जो डिक्टेटिंग पावर्स हैं, इनकी लड़ाई जो है वो वीक स्टेट्स पर अपने आधिपत्य को लेकर के एक तरीके से लड़ाई पूरी चल रही है। इसमें आप देखोगे कि यमन है, इसमें आप देखोगे लेबनान है, इराक है, सीरिया है। सीरिया में फिर से सिविल वॉर शुरू होने वाला है, फिर से इन लोग का इन्वॉल्वमेंट जो है होगा। उसमें कहा जा रहा है इजराइल का बहुत इन्वॉल्वमेंट होगा, अगेन टर्की विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन सीरिया। और अगर आप चाहो तो इसमें आप एक कंट्री को और जोड़ सकते हो, दैट इज पैलेस्टीन। देखिए पैलेस्टीन को देश, क्योंकि यूरोपियन नेशंस ने, बहुत सारे यूरोपियन नेशन ने पैलेस्टीन को देश मानना शुरू कर दिया है और उसकी कवायद शुरू ही हो चुकी है, तो उसको भी आप एक फ्लैश पॉइंट मान सकते हो। उसको लेकर के भी झगड़ा आपको दिखेगा। तो पहले नंबर पर अगर सबसे बड़ा जो वॉरफेयर के चांसेस हैं वो मिडिल ईस्ट ट्राइंगल के अंदर हैं। और मिडिल ईस्ट ट्राइंगल में अगेन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट दोनों देखने को मिल सकता है। हिजबुल्ला का रिसर्जेंस और उसका एस्केलेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा फिर रशिया यूक्रेन वॉर है, विच इज़ नॉट एंडिंग एनी वे। कुछ भी नहीं हो रहा है उस वॉर में, कुछ भी अपडेट्स जो है उस वॉर में सही अपडेट्स नहीं आ पा रहे हैं। हमेशा लगता है कि अब सीज फायर हो जाएगा, बिल्कुल बात हो चुकी है, एंड वक्त पे या तो पुतिन पीछे हो जाते हैं या फिर ज़ेलेंस्की हो जाते हैं। ज़ेलेंस्की के ऊपर इसमें इल्ज़ाम भी काफ़ी सारे लगे, डिफेंस पैकेजेस को लेकर के, उसमें लेकर धांधली को लेकर के, उसमें करप्शन को लेकर के। यूक्रेन में एक प्रोटेस्ट भी हुआ कुछ दिनों पहले जिसमें कहा गया कि ज़ेलेंस्की करप्ट है और वो करप्शन कर रहा है। खैर, ये रशिया यूक्रेन वॉर माना जा रहा है कि शायद 2026 में हो सकता है कि इसमें फाइनली जिस तरीके से सीज़ फायर एफर्ट्स चल रहे हैं बहुत अग्रेसिवली, हो सकता है इसमें आ जाए।
सबसे शॉकिंग मेरे लिए था थर्ड नंबर पे जिस कंट्री को इसमें रखा गया है, थर्ड नंबर पे यहाँ पर सीएफआर ने नॉर्थ कोरिया को रखा है। उनका कहना है कि नॉर्थ कोरिया की एक्टिविटीज़, जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं या जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरीके से वो एक्टिविटीज़ चेंज हो रही हैं लगातार, जिस तरीके से वो एक्टिविटीज़ अग्रेसिव हो रही हैं, जो रिसेंटली आपने देखा भी, कहा जाता है कि यूएस, साउथ कोरिया और जापान के जो एक्सिस है उसको कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन चैलेंज करते हुए नजर आ सकते हैं 2026 में। और उनकी इमेज भी अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी दिसंबर के मंथ में ही। तो ये भी एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बात है एशिया के लिए, इस रीजन के लिए। और उसके बाद अपना यूएस और वेनेजुएला, ये तो इन्होंने भी प्रेडिक्ट किया, उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया, और ये तो मतलब सब प्रेडिक्ट करके बैठे हुए हैं कि यूएस और वेनेजुएला के जो टेंशन्स हैं वो 2026 में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और इन दोनों के बीच में आप बड़ा कोलैप्स देख सकते हो। उसके बाद साइबर वॉरफेयर देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि इनका क्लेम है सीएफआर का कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक अनरेस्ट 2026 में देखने को मिलेगा ड्यू टू द फॉल्टी पॉलिसीज ऑफ ट्रंप। वो अनरेस्ट आप ऑलरेडी देखना शुरू कर चुके हो। अगेन यूएस के अंदर जो हेट क्राइम्स है, जो क्राइसिस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और इसकी वजह से बड़ा डोमेस्टिक अनरेस्ट इनका क्लेम है कि 2026 में आप यूएस के अंदर देख सकते हैं, विच इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट। अब आते हैं टायर 2 पर। टायर 2 में जो इन्होंने सबसे पहले, यानी कि मतलब प्रोबेबिलिटी मॉडरेट है इसकी, इनके मतलब जो लाइकलीहुड है वो मॉडरेट है, इन कंट्रीज़ के बीच में वॉरफेयर होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, टाला भी जा सकता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को रखा है। इन्होंने ही क्लेम किया था कि, और उसमें हाई लाइकलीहुड में रखा था इंडिया पाकिस्तान को और हुआ था। इस बार इन्होंने मॉडरेट लाइकलीहुड में रखा है। इनका कहना है कि टेररिस्ट इंसिडेंट्स फिर से हो सकते हैं जो कि अगेन एक कॉन्फ्रंटेशन ट्रिगर कर सकते हैं। पाकिस्तान को इन्होंने इसमें जो डिटेल में, इन्होंने काफ़ी डिटेल में इसको लिखा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ सपोर्ट हो सकता है फिर से मिले इन टेररिस्ट ग्रुप्स को, क्योंकि ये अब बहुत हद तक इन ग्रुप्स ने अपनी पोजीशनिंग चेंज कर दी है। पोजीशनिंग इस तरीके से भी चेंज की है, एक तो कंट्री में ही हेडक्वार्टर्स चेंज कर दिए हैं, वो तो बहुत क्लियर है, और कंट्री छोड़ करके भी इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बांग्लादेश और दूसरे दूसरे छोटे छोटे देशों में बनाना शुरू भी किया है। वहाँ पर एक्टिविटीज़ खूब देखने को मिल रही हैं। तो एक और टेररिस्ट जो एक्टिविटी है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, जिसको लेकर के कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है। दूसरे लेवल पर इन्होंने ताइवान स्टेट को रखा है, जो कि हमेशा न्यूज़ में रहता है। ताइवान स्टेट पर जिस तरीके से दबाव अभी डाला है चाइना ने, जिस तरीके से चाइना ने एक्टिविटीज़ करना शुरू करी है, वहाँ पर अपनी शिप्स लगा देना, वॉरशिप्स को उधर से भेज देना, फिर जो वाटर बोट्स हैं वो वाटर कैनन से हमला करना, इस तरीके की जो चीज़ हैं वो चाइना लगातार वहाँ पर करता रहा है। उसके बाद आगे आप जाओगे साउथ चाइना सी में, वहाँ पर भी चाइना जो है वो लगातार फिलीपींस को परेशान कर रहा है। तो साउथ चाइना सी का टेंशन जो है उसको तीसरे नंबर पे इन्होंने रख दिया है। और यूएस जिस तरीके से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, वो कुछ आप स्ट्रैटेजिक वहाँ पर चेंज होता हुआ देख सकते हो। या तो इसमें यह भी क्लेम किया गया कि या तो यूएस को आप इस पूरी पॉलिटिक्स से बाहर होते हुए भी देख सकते हैं, जिस तरीके से चाइना ने यूएस को कसा है। अब आता है तीसरे लेवल पर जो इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे पहले नंबर पर इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को के इशू को रखा है। उस वाले एजेंसी ने, ब्रसल्स बेस्ड एजेंसी ने ये प्रेडिक्ट किया था कि वाटर वॉरफेयर होगा, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि वाटर वॉरफेयर तो है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम से वॉर में बदल जाएगा, लेकिन मिलिट्री ग्रुप्स लाइक टीटीपी, जिसको अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है, उसको लेकर के बड़ा बवाल इसमें हो सकता है। फिर इन्होंने सूडान सिविल वॉर को भी रखा है, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है 2026 में, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले अभी समझा रहा था कि उसमें टर्की का क्या लेना देना है। उसके बाद सीरिया में एक सिविल वॉर हो सकता है शुरू। उसके बाद आर्टिक में, क्योंकि आर्कटिक आइस गलना शुरू हो चुकी है, उसके नेविगेशन को लेकर के और उस पर अपने प्रभाव को लेकर के लड़ाई है, जिसमें रशिया काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, चाइना उसमें एंटर कर रहा है धीरे धीरे। दूसरी तरफ से इसमें नेटो भी एंटर करना चाहता है। और फाइनली कंबोडिया और थाईलैंड के बारे में इन्होंने कहा है। तो ये सारी चीज़ें, जो ये सारे फ्लैश पॉइंट्स दिए गए हैं, ये 2025 की डेवलपमेंट्स को देखते हुए इन्होंने फ्लैश पॉइंट्स दिए हैं। इन्होंने कहा है वॉरफेयर थोड़ा सा चेंज होगा। अब जो एयर सुपीरियॉरिटी है वो एयरक्राफ्ट्स के बेसिस पर नहीं बताई जाएगी। एयर सुपीरियॉरिटी एक्चुअल में उसके बेसिस पर बताई जाएगी कि किसका डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने आपको स्वाम्स ऑफ ड्रोन से हमला किया आपके देश के ऊपर, तो ऐसा दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो पूरी तरीके से उस हमले को नाकाम कर सके। ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। आपने आयरन डोम को फेल होते हुए इजराइल के केस में ऑलरेडी देख लिया है। तो आज का जो पूरा एयर सुपीरियॉरिटी किसके बेसिस पर डिपेंड करेगी? जो आज की एयर सुपीरियॉरिटी है वो बहुत ही रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के ऊपर बेस करने वाली है, कम्युनिकेशन चैनल्स के ऊपर बेस करने वाली है।
इसमें जैमिंग, स्पूफिंग जैसी चीज़ें जिस कंट्री के पास जितनी ज़्यादा होंगी, जो कंट्री जितना हाईटेक होगी, उसकी एयर सुपीरियॉरिटी इसमें मानी जाएगी। यूएवीज का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा होने वाला है। इस तरीके से ये वॉरफेयर चेंज होने वाला है। और इसीलिए आप यूएस का एक बहुत ही लैंडमार्क प्रोजेक्ट देख रहे हो, जिसको वो गोल्डन डोम फॉर अमेरिका कह रहे हैं, गोल्डन डोम प्रोजेक्ट कहते हैं। अब ये गोल्डन डोम या यूरोपियन स्काई शील्ड क्या है? एक्चुअल में यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर बनाएंगे, और इस मल्टी लेयर एयर डिफेंस आर्किटेक्चर जो होगा वो यूएस मेनलैंड को किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल से बचाएगा, किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल से बचाएगा, किसी भी ड्रोन अटैक से बचाएगा, मतलब किसी भी साइबर वॉरफेयर से भी इवन बचाएगा। ये एक, इसी को इन्होंने गोल्डन डोम प्रोजेक्ट कहा है। और एक्चुअल में इन्होंने कहा है कि इसमें सिर्फ आप इसको डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, मतलब सिर्फ इसको डिफेंस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, डिफेंस और इकोनॉमी को मिला करके ये गोल्डन डोम प्रोजेक्ट अमेरिका के लिए बन पाएगा, जिसमें हमारी इकोनॉमी भी इतनी सेल्फ रिलायंट हो, इतनी स्ट्रांग हो कि कुछ भी कहीं पर भी हो रहा उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा ना पड़े। और ये चीज़ बहुत सारे देश करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। चाइना बहुत तेज़ी से यही चीज़ कर रहा है। तो ये गोल्डन डोम प्रोजेक्ट, ऑल्दो इन्होंने एक नाम दे दिया है, चाइना इसको ऑलरेडी कई सालों से कर रहा है। और इसीलिए क्योंकि ये दिखाती ये चीज़ कि अब कितना वॉरफेयर जो है वो हाईटेक होता चला जा रहा है। अब इसके ऊपर आपके भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, आप भी कुछ नई कंट्रीज़ के नाम देना चाहते होंगे कि यार इनमें भी हो सकता है, ये भी इमर्जिंग है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम चल रही हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके ऊपर अच्छी वीडियो हम दूसरी पार्ट भी लाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।